दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर नोट्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए, आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। इसमें बोला गया है द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। ठीक है, अभी बजट पेश किया गया तो आप लोगों को पता भी होगा क्या निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बस आपसे पूछा गया है कि जो आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन एक आपको दिया है, ए जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया है, दूसरा वित्त मंत्रालय दिया है, तीसरा संसदीय कार्य मंत्रालय दिया है और आखिरी जो है वो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दिया है। तो ए बी सी डी में से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो फर्स्ट का डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अगर हम बजट की बात करें तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 112 के अनुसार संघीय बजट मूल रूप से सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और परिव्यय का विवरण है। मतलब एक्सपेंडिचर की बात की गई है और रिसिप्ट की बात की गई है। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना गेन हो रहा है, कितना रिसिप्ट, कितनी इनकम आप कह सकते हैं गेन हो रहा है, ठीक है, और कितना खर्चा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। वही लिखा है आपका प्राप्ति और परिव्यय का विवरण होता है। ठीक है, इसे सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी माना जाता है। और आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी टर्म बजट नहीं मेंशन है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में कभी भी पूछे कि संविधान में शब्द 112 में हमने बजट यूज किया है, ये बजट टर्म यूज किया, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हमने की है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज क्लियर है आपका। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर हमने बता दिया पहले का बी आपका सही उत्तर। दूसरा देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है क्लास। मतलब यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है वो आपके सही है, और ये 3 स्टेटमेंट जो सही है वो आपको कुछ चीजें रिवाइज कराएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। जोक और तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। तो बताइए, जोक और तेल महानदी की सहायक नदियां, महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कि नहीं, यस या नो बताइए। चलिए बताइए, यस या नो। हाँ, कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, एकदम सही है। गोवा की मांडवी नदी, ठीक है, याद रखिएगा मांडवी नदी कहाँ पर है, गोवा में। तो गोवा की मांडवी नदी सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। सह्याद्री रेंज आपने देखा होगा, तो मांडवी नदी जो है वो गोवा की है और वो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में वो आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है या फ्लो होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल
की खाड़ी में गिरती है। अब आप बताइए, पेनिनसुलर इंडिया की जब हम बात करते हैं तो क्या सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं? नहीं, कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में, कुछ नदियां आपके अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्लास, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल और इधर अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, इधर आप नदियां देखेंगे तो इधर आपको दामोदर, ठीक है, महानदी दिखेगी, गोदावरी दिखेगी, पेन्नार दिखेगी, मेन नदियां हम आपको बता रहे हैं। इधर देखेंगे तो इधर आपको साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी नदियां हैं वो खाली बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिर रही, कुछ नदियां अरब सागर में और कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। यहाँ पर क्लास हम महानदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं। तो जल्दी से महानदी को रिवाइज करते हैं। देखिए, महानदी की जब भी हम बात करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा, ये उड़ीसा स्टेट आपको दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है ना, इधर ये उड़ीसा दिख रहा है, इधर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सिहावा से महानदी आपकी ओरिजिनेट होती है, ओरिजिन होते हैं उसका, ठीक है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो शिवनाथ है, याद रखिएगा, हस्तियो है, ठीक है, याद रखिएगा, मांड याद रखिएगा और यहाँ पे आय याद रखिएगा, ठीक है। ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। ये आपका क्या है? इधर से अगर हम देखेंगे, शिवनाथ जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हस्तियो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, मांड जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, इफ जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अब अगर हम राइट में चलेंगे, राइट में यहाँ पे तो तेल याद रखिएगा, ठीक है, शिवनाथ याद रखिएगा, ये भी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आप दिमाग में अपने बना के रखिए कि महानदी जो है वो आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रही है, उसकी आपको याद रखना है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। जो मैं टिक लगा रही हूँ उसको तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। शिवनाथ, जोंग, ठीक है, हस्तियो, मान, ओंग भी पूछा है, तेल पूछा है। ये आपको एकदम भी नहीं भूलना है, एकदम याद रखना है इन ट्रिब्यूटरीज को। ये चीज क्लियर हुई महानदी से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स को देखते हैं, क्योंकि कल की ही क्लास में हमने देखा था रिवर से रिलेटेड डैम परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए हीराकुंड डैम महानदी पर है, रविशंकर सागर जो मेजर डैम है ये भी आपका इस पर है, महानदी पर है, ठीक है। दुधवा रिजर्वॉयर ये भी महानदी पर है, सोंदूर महानदी पर है, हस्तियो महानदी पर है और तनपुला, ठीक है। ये सब किस पर है? महानदी पर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराऊंगी, जल्दी से रिवाइज करिए। यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइलाइटर की हेल्प से आपको चीजों को एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको महानदी इधर दिख रही है, हम खाली महानदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये महानदी है। इधर मैंने आपको दिखाया महानदी जहां से फ्लो कर रही है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सिहावा से महानदी ओरिजिनेट कर रही है, उद्गम स्थल है महानदी का। फिर मैंने आपसे कहा यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीजें याद रखेंगे? इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, शिवनाथ याद रखेंगे, जोंग याद रखेंगे, हस्तियो याद रखेंगे, मान याद रखेंगे, ओंग याद रखेंगे, तेल याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर मैप में देखना है, देखिए शिवनाथ, हस्तियो, मान, तेल, ठीक है, ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पर मेजर डैम में कई बार पूछा है हीराकुंड डैम किस नदी पर है, ठीक है। अब रविशंकर सागर याद रखिएगा, दुधवा याद रखिएगा, सोंदूर याद रखिएगा, हस्तियो, पांगो और तंडुला, ये सब किस पर है? महानदी पर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे परीक्षा में पूछ लेता है कोरबा जो है जहां पर आपकी कोल इंडस्ट्रीज है, कोल माइनिंग जहां पर होती है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदी है? तो आप कौन सी नदी बताएंगे? महानदी, ठीक है। झारसुगुड़ा की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। यहाँ पर भी कोल माइनिंग होती है, ठीक है, कोयला खनिज मिलता है यहाँ पर, कोल खनिज, ठीक है। ये याद रखिएगा। महानदी, संबलपुर महानदी याद रखिएगा। ये सब जो अर्बन सेंटर्स हैं ये आपके महानदी के बगल में है, ठीक है। ऐसे राउरकेला, कटक, दुर्ग, भिलाई, फिर रायपुर, ये सब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मेजर
इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो कि महानदी के बगल में है। तो याद रखिएगा क्लास इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पास्ट ईयर के प्रश्नों में एक बार पूछा गया था ये जो मेजर सेंटर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये किस नदी के अक्रॉस है। क्या कर दिया था उन्होंने स्टेट नहीं पूछा था कि आपका संबलपुर किस स्टेट में, नहीं पूछा था कि संबलपुर किस नदी के, कौन सी मेजर नदी है यहाँ पर। तो याद रखिएगा महानदी। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी ना। चलिए अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता जरूर दिया करिए कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैप के थ्रू वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 5-6 लोग भी अगर मुझे बता देंगे क्लास तो वो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दिया करिए। अब हम लोग नर्मदा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ठीक है, नर्मदा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। इधर आपको विंध्यन रेंज दिख रही है। परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है नर्मदा किन 2 रेंजेस के बीच में आपकी फ्लो करती हैं। इधर सतपुरा रेंज दिख रही है ना। याद रखिएगा हमेशा विंध्यन और सतपुरा के बीच में आपको नर्मदा रिवर दिख रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, परीक्षा में पूछा जाता है। इधर अगर आप आएंगे तो इधर सतमाला रेंज दिखती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये रहा आपका पूरा नर्मदा का। देखिए इधर अमरकंटक से निकल रही है। ठीक है, निकल रही है ना। इधर आपको गल्फ ऑफ खंबात दिख रहा है, तो इधर से फ्लो होती है नर्मदा, इधर से आएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए इधर आपकी इधर कैमूर हिल्स है, फिर इधर आएगी, फिर इधर विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में इधर महादेव है, धूपगढ़ है। ठीक है, मैकाल रेंज है। ये सब याद रखिएगा मैप में। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब हम अगले दिन एक और ऐसे ही किसी रिवर को डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आज मैं आपको नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आज आपको क्या करना है, आज आपको बस महानदी की ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग नर्मदा की ट्रिब्यूटरी देखेंगे, उसके बाद कावेरी, कृष्णा, एक एक दिन एक एक रिवर को कवर करेंगे। आज बस नर्मदा में आपको ये याद रखना, ऊपर विंध्यन रेंज है, नीचे सतपुरा रेंज है, इधर सतमाला रेंज है। याद रखिएगा इधर आपका कैमूर हिल्स हो गया, इधर धूपगढ़ जो चोटी है, फिर इधर मैकाल रेंज है, महादेव है, और इधर अमरकंटक से ये निकल रही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित धर्मों की संख्या का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो सही अवरोही क्रम बताइए, चलिए क्या होगा यहाँ पर। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास, समय लेना हो तो समय लीजिए। अवरोही क्रम में आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन हो जाएगा, ईसाई हो जाएंगे, सिख हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, फिर जैन हो जाएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है, फिर अन्य है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ये हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा है। किसके कंटेक्स्ट में? इंडिया की। तो आपने देखा सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर मुसलमान है, फिर ईसाई है, फिर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। ठीक है, अब इंडिया, भारत, यूपी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, ये भारत के कंटेक्स्ट में था, ये यूपी की, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद आपकी क्या है, सिख पॉपुलेशन दिख रही है, फिर ईसाई पॉपुलेशन दिख रही है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जैन पॉपुलेशन है, फिर बौद्ध पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज हो जा रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहले नंबर पर कौन सी है? हिंदू है। दूसरे नंबर पर मुसलमान है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो 0.32 सबसे ज्यादा है, तो सिख है। ठीक है, चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो 0.18 हो जाएगा ईसाई। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पांचवा जैन हो गया, फिर बुद्धिस्ट हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, यूपी के कंटेक्स्ट में, दोनों कंटेक्स्ट में हमने देख लिया। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, यहाँ पे मेंबर ऑफ पंचायत समिति की बात किया गया है। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सही क्या होगा। तो बताइए, पंचायत समिति के जो आपके मेंबर्स होते हैं, क्या उनको बीडीओ नॉमिनेट करता है? नहीं। क्या उनको चेयरमैन और जिला पंचायत नॉमिनेट करता है? नहीं। खंड विकास अधिकारी उनको मनोनीत नहीं करता है ना पंचायत समिति के सदस्यों को? नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? नहीं, बल्कि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। तो यहाँ पर फोर्थ का सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। चलिए, यहाँ पर अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, टीआरआई से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, पंचायत जो सब्जेक्ट है ना वो किस लिस्ट में आता है? वो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य की सूची में आता है। इसीलिए पंचायत से रिलेटेड अगर कोई भी आपको उपबंध करना है तो उसके लिए किसके कौन अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है कौन? राज्य का विधानमंडल। स्टेट लिस्ट का मैटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। तो आपको पता है हम किस पार्ट की बात करते हैं? 9th पार्ट की बात करते हैं। इसको कब ऐड किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया था। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? अगर कोई भी इलेक्शन आपको पंचायत का कराना है तो यहाँ पर कौन निर्णय लेगा? तो याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराएगी और निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार द्वारा। क्योंकि कभी भी अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे, आप बस एक चीज याद रखिएगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत है, ये आपका स्टेट का मैटर है। तो यहाँ पर पंचायत से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो लेना होगा उसके लिए कौन अधिकृत है? राज्य। ठीक है, राज्य सरकार। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर जो भी इलेक्शन होंगे वो कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में, मैंने आपको कई बार बता दिया। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है कौन? यहाँ पर जो भी फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, ठीक है, पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित किया जाता है। वो कौन करता है? वो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। याद रखिएगा, कभी भी क्लास कंफ्यूज मत होइएगा जब भी पंचायत की बात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है। वित्तीय सहायता के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th आया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लास, एक प्रश्न को सेम प्रश्न, आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था कब? तो 30% सीटें विमेन्स के लिए रिजर्व की गई ग्राम पंचायत में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यही याद रखेगा, एग्जाम में जब इस प्रश्न को दे दिया जाएगा ना, ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है,
तो ज्यादातर बच्चे अपना ज्यादा दिमाग लगाने लगेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की तो हमने उसी समय लिख दिया था कि जो 30% सीटें होती है वो आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए, ठीक है। ये हमने उसी समय लिखा था, उसमें लिखा था, ठीक है। लेकिन ये चीज वो ध्यान में ना रखी, वो अपना ज्यादा दिमाग लगाने लगी और बाद में कोई संवैधानिक संशोधन तो नहीं हुआ था। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए ये समितियां परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, त्रिस्तरीय पद्धति की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। एल.एन. सिंघवी कमेटी की बात करेंगे तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी और एल.एन. सिंघवी कमेटी ही वो कमेटी है जिसने की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कराया, ठीक है। जीवी.आर. राव की बात करेंगे तो इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने की बात कही थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा नागौर में की गई थी। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है? बताइए, बलवंत राय मेहता को, बी.आर. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी थे वो मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया, आपको रिवाइज करा दिया। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, तो जल्दी से बता दीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो A, B, C, D में से सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो C है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो बिहार में जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम 5 शीर्ष राज्य देखेंगे तो बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 8 to 8 है, फिर हरियाणा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और यहीं पर अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी आपके यूटीज में देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, तो दिल्ली आगे है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें जन घनत्व पर किलोमीटर तो ये भारत का 1102 याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्लास देखिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF कब स्टैब्लिश हुआ था? बताइए, 1962 में, 1975 में, 1989 में, 2001। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो न्यूज में रहता है कि इन्होंने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इसको इस लिस्ट में डाल दिया, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? बताइए जल्दी से। यहाँ पर C जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। C जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 7। जब श्रमिक कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच एक बेमेल होता है, तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, when there is a mismatch between the workers skill and the availability of job in the market, this is called क्या कहलाता है ये? मौसमी बेरोजगारी, प्रजनन बेरोजगारी, ठीक है, फिर या फिर आपका संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो बताइए ABCD में से मिसमैच है, यहाँ पर क्या बोले हैं? बेमेल है। बेमेल किसमें? श्रमिक कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता में। ABCD में से यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है C आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी की अगर हम बात करेंगे, तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? एक स्पेसिफिक सीजन में, जैसे अगर हम कहें कि जब रबी क्रॉप लगानी है, ठीक है, जब रबी क्रॉप बोनी है तो उस समय रोजगार है लोगों के पास,
तो एक सीजन में उनको रोजगार मिला, और जैसे ही आपने रबी क्रॉप को बो दिया, अब उसके बाद आप बेरोजगार हो गए। अब जब कटाई का समय आएगा तब फिर आपके पास रोजगार आएगा। तो मौसमी बेरोजगारी की बात करें, ठंडी के सीजन में अगर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक सामान जो है वो मार्केट में आके मिलते हैं, ठीक है, तो उस समय रोजगार है लोगों के पास। जैसे लेकिन ठंडी गई, रोजगार खत्म हो गया। अभी गर्मी की बात करें, गर्मी में आइसक्रीम के ठेले आपको दिखेंगे, तो जगह जगह आइसक्रीम के ठेले लोग लगाए। वैसे ठंडी में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप पीते हो सोडा वाला जो मिलता है, वो सब लाइम सोडा वाला ठेला लगा हुआ है, लेकिन ठंडी में वो उसको नहीं पियेंगे, तो उस समय उनके पास हो सकता है बेरोजगार वो हो जाए, अगर वो कोई और किसी और चीज का ठेला ना लगाए। तो मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी की वह स्थिति जब वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान लोगों के पास काम नहीं होते हैं। जैसे आपको पता है भारत में अधिकतर जो आपकी जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है, ठीक है। तो कृषि में जो जनसंख्या लगी हुई है वो जब एक बार फसल की बुआई कर देगी तो खाली हो जाएगी। उसके बाद जब कटाई का समय आएगा तब उनके पास रोजगार होगा। तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक स्पेसिफिक मौसम में उनके पास रोजगार होता है, फिर रोजगार नहीं होता, ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। ऐसे प्रजनन बेरोजगारी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा प्रजनन बेरोजगारी क्या होती है। जब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में अधिकतर लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कृषि में, ठीक है। तो कृषि में क्या है, अब छोटा सा लैंड है, 1 हेक्टेयर का लैंड है, इसमें खेती करने के लिए 2 लोग भी पर्याप्त है, 5 लोग भी पर्याप्त है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी 1 हेक्टेयर के लैंड में 10-20 लोग खेती कर रहे हैं, तो बताइए उनके पास क्या, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जहां वास्तव में जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग कार्य करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, वो प्रजनन बेरोजगारी कहलाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, मौसमी पता चल गया, प्रजनन पता चल गया। अब संरचनात्मक की हम बात करें, स्ट्रक्चरल की हम बात करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब कार्यकर्ताओं के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच बेमेल संबंध होता है, ठीक है। कौशल तो होता है लोगों के पास, लेकिन रोजगार नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो वो आपका संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई ना क्लास। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति है जब लोग नए रोजगार की तलाश करते हुए या एक रोजगार से दूसरे पर हस्तांतरण करते समय बहुत कम समय के लिए बेरोजगार होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल बेरोजगारी कुछ समय के लिए, जैसे आपने एक जॉब से दूसरे जॉब को आपको स्विच करनी है, आपको पता है हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो कुछ समय के लिए आप बेरोजगार हो गए, तो इसको हम फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, द नंबर ऑफ अ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, ठीक है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समान स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, या फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो है समान स्थिति बेरोजगारी। यहाँ पर वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम कहते हैं समान स्थिति बेरोजगारी, ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ आपको पर्वत दिया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिया है। तो एकांकागुआ जो है वो कहाँ पर है, वो अर्जेंटीना में है। मैकिन्ले की बात करेंगे, मैकिन्ले कहाँ पर है, वो अमेरिका में है। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। कोयस्को की अगर हम बात करेंगे तो ये रशिया में है कि नहीं, नहीं ये रशिया में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया था। अच्छा क्लास, यहाँ पर याद रखिएगा कि मेजर वोल्केनोज जो आपके वर्ल्ड के हैं उनको एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करिएगा। ओजिस डेल सलाडो की अगर हम जब बात करते हैं, ओजिस डेल सलाडो की, तो ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना और चिली में है, ठीक है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना और चिली में। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ।
फोटोपेक्सी की बात करेंगे। मैं वोल्केनोस की बात बता रही हूं आपको, ठीक है। फोटोपेक्सी की परीक्षा में पूछा गया है। फोटोपेक्सी कहां पर है? इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहां पर है? माउंट एटना बताइए जल्दी से कहां पर है? ये सिसिली में है, इटली में है। लास्ट क्लास में हमने इटली को डिस्कस किया था, याद है ना? अगर नहीं याद है तो रिवाइज करिएगा। इटली में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, ठीक है। इधर आपको टाइरेनियन सी दिखेगा, तो सब आपको याद रखना है। सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका, याद है ना क्लास? मैंने आपको बताया था आप ऐसे इटली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इटली आपने ड्रॉ किया। इधर अगर आप देखेंगे, इधर आपको कॉर्सिका दिखेगा जो कि किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है, ठीक है। इधर आपको सार्डिनिया दिखेगा। इधर आपको कौन सा स्टेट दिखता था बताइए? बोनिफिशियो, ठीक है, स्टेट यहाँ पे याद रखिएगा। इधर आपको टाइरेनियन सी दिखेगी ना। फिर इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिसिली दिखेगा। याद रखिएगा क्लास, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे आप अपने दिमाग में बना के रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्कस किया हमने। यहाँ पर एक दो और मैं आपको बताऊंगी। एल्ब्रूस परीक्षा में पूछता है, किलिमंजारो पूछता है। किलिमंजारो तो हमने देखा अभी तंजानिया में है, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया है। एल्ब्रूस की अगर हम बात करेंगे, एल्ब्रस की, तो ये आपका कहाँ पर है? ये है जॉर्जिया में। बस इतना अभी हम रिवाइज करते हैं, फिर और चीजों को रिवाइज करेंगे। एकांकागुआ आपको पता ही है, यहाँ पर हमने देख लिया। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना, चिली में ही आप याद रखेंगे। वोल्केनो के बारे में कौन सा वोल्केनो आपको याद रखना है? वो है ओजिस डेल सलाडो, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। यूएसए में माउंट मैकले हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर एक वोल्केनो है आपका माउंट रेनर, ये भी कहाँ पर है? ये भी यूएसए में है। रेनियर, माउंट रेनियर याद रखिएगा, ठीक है। माउंट सस्ता याद रखिएगा, सस्ता, ठीक है। ये सब कहाँ पर है? ये सब यूएसए में है। किलिमंजारो की बात करेंगे तो तंजानिया हो गया। चलिए 9th प्रश्न को अब हम देखेंगे। आशा करती हूँ क्लास चीजें आपको क्लियर हो रही हो। मैक्सिमम रिवीजन मैं आपका करा पा रही हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस मैम समझ में आ रहा है। मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक बोलचाल का माध्यम, इंटरेक्शन का माध्यम कमेंट बॉक्स ही है। जब आप वहां पर लिखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आज की मेरी क्लास सार्थक रही कि नहीं रही। मैंने इतना बोला क्लास में तो उसका कोई अच्छा परिणाम निकला कि नहीं निकला, ठीक है। तो बताइएगा चीजें अच्छे से रिवाइज हो रही है कि नहीं रिवाइज हो रही है, और कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं होती है ना। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। 9th प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है विच वन अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो 9th का आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव समिति ये आपका सही उत्तर है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम सबसे पहले याद रखिएगा ये 2005 में आया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी और संस्थागत संरचना प्रदान करता है। भारत में आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ये चीज याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की, NEC की, इसको कि हम नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कह रहे हैं, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों में निष्पादन में सहायता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट कैनाल आपको बताना है। तो पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर और शारदा नहर।
तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर शारदा नहर, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ये चीज क्लियर है, या नहर जो है वो बनबसा से निकलती है, यूपी नेपाल सीमा पर स्थित है ये। अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से कौन वॉशिंगटन सर्वसम्मति से संबंधित है? यहाँ पर वॉशिंगटन कॉन्सेंसस से रिलेटेड कौन सा है? तो बताइए, वॉशिंगटन कंसेंसस से रिलेटेड कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर यूएस ट्रेजरी? 11th का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और यूएस ट्रेजरी की जब हम बात करते हैं अमेरिकी कोष की, तो ये 1, 2, 4 जो है ये आपका वॉशिंगटन सर्वसम्मति से रिलेटेड है, डी आपका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया गया? ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमने स्वतंत्रता पूर्व की बात की है, प्री इंडिपेंडेंस की बात की है। बताइए, BR अम्बेडकर ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर राम मनोहर लोहिया ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन, जिनको कि हम दादा भाई नौरोजी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला आकलन किया था, ये याद रखिएगा। उनके द्वारा सुझाई गई गरीबी रेखा 16 रुपए से 35 रुपए, ठीक है, 16 रुपए से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर। 13 प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश है, बताइए कौन सा है? लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड कौन सा है? बांग्लादेश है, इंडिया है, USA है, या फिर चाइना है? तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। चाइना जो है वो फर्स्ट है, फिर USA सेकेंड पे है, फिर इंडिया है, फिर वियतनाम है। चलिए अगला देखते हैं 14 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत है? तो कानपुर नगर में, सुल्तानपुर में, गाजियाबाद में, या फिर गौतम बुद्ध नगर में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में से क्या बोला गया? शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत। तो अगर हम 2011 की जनगणना देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत परसेंटेज में सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ में है, फिर कानपुर में है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? गाजियाबाद। याद रखिएगा, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर नगर, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर होगा। 15 देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा, NSSO द्वारा, लेबर ब्यूरो द्वारा, CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? WPI की बात की जा रही है, थोक मूल्य सूचकांक की। तो ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 16 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुधन क्षेत्र किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है, भारत से कृषि निर्यात में बासमती चावल का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए, सही उत्तर क्या है? यहाँ पर कौन सा सही है बोला गया है?
बताइए। तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो आपके सही नहीं हैं, तो डी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, पशुधन क्षेत्र जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आता है और भारत में कृषि निर्यात में, अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भारत में मुख्य रूप से निर्यात किए गए शीर्ष कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर बासमती चावल, कच्चा कपास, फली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले वर्षों में से सबसे अधिक रही है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसी वजह से जो दूसरा वाला है आपका, वो आपका गलत है, क्योंकि वहां पे वो दिया गया था बासमती चावल सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है। नहीं, बासमती चावल एक अच्छी हिस्सेदारी रखता है लेकिन सबसे बड़ी हिस्सेदारी नहीं रखता है। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। मुक्त बाजार की बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्री मार्केट की बात की गई है यहाँ पर, बताइए। हाई टैक्सेस, उच्च कर, अधिकतम उपभोक्ता विकल्प, संसाधनों का असमान वितरण या फिर सीमित बाजार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? फ्री मार्केट की बात की गई है। फ्री मार्केट में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है संसाधनों का असमान वितरण, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लीजिए। एक बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है और निजी संपत्ति भले ही वह कुछ हाथों में ही केंद्रित है के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है और निजी संपत्ति भले ही वह कुछ हाथों में केंद्रित है के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। निजी संपत्ति में यह वृद्धि असमान धन वितरण की ओर ले जाती है और यह बाजार में एकाधिकार की ओर भी ले जाती है, मोनोपोली जिसको हम कहते हैं। अगर कुछ हाथों में ही कंट्रोल होगा तो क्या होगा? मोनोपोली होगी मार्केट में। ठीक है, और अनचाहा रेट भी लगाएंगे। अब बताओ, अब जियो का जो वो है रिचार्ज महंगा कर दिया गया। ठीक है, अब आपको पता है आपके पास ऑप्शन बस क्या है? जियो, एयरटेल। एयरटेल ने भी महंगा कर दिया। चलो 18 प्रश्न को हम देखते हैं। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? यहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है, तो आपका कौन सा इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था? इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसमें? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निर्देशक तत्व में। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? यहाँ पर सही उत्तर है अनुच्छेद 39A। ठीक है, ये आपका फ्री लीगल एड एक्ट और इक्वल जस्टिस की बात करता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें डीपीएसपी में कौन कौन से आपके आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। एक बार रिवाइज कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 39 बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 39A समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, फ्री लीगल एड की बात की जा रही है। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, 43A और 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों व वन जीवों की सुरक्षा करना। ये सब आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह संघ सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 में आपका सही उत्तर क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति जो है। ठीक है, हाँ होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, ये भी है। ठीक है, सही है ना। फिर यहाँ पर वह संघ सरकार के अधीन लाभ के पद पर
नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, राज्यसभा की बात तो नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, याद रखिएगा, राज्यसभा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा होगा, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। अगला देखते हैं हम 20वां प्रश्न। तुर्कान ए चहलगानी का संगठनकर्ता कौन था, तो बता दीजिए जल्दी से। ABCD में से इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ABCD में से सही उत्तर क्या होगा। तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ये इल्बारी जनजाति से संबंधित था, ठीक है। इसी वजह से उसके वंश का नाम जो था इल्बारी वंश था ना, अपने इल्बारी वंश के नाम से ये जाना जाता है। और सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी, ये भी आपको पता होगा, पता है ना। उसने तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठनकर्ता बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर मैंने अभी तक आपको बता दिया है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी फर्स्ट देखते हैं। एक छत के पंखे की गति उदाहरण है किसकी, बताइए किसकी है। एंगुलर मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशन की, रोटेशनल मोशन की, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पंखा घूम रहा है तो घूर्ण, वो घूम रहा है ना, तो रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न है क्लास। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं की हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, तो बताइए। ये भी आसान है। लोग कहते हैं अपने पेरेंट्स की जीन है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि जैसे अगर बच्चा जो है बहुत सोता है तो लोग कहते हैं कि अपनी माँ मतलब पिताजी की जीन पाया, वो भी सोते हैं, ये भी सोता है दिन भर। ऐसे लोग कहते हैं ना जीन मिली है, जीन चल रही है, जीन आ रही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आसान प्रश्न है बी, जीन, ठीक है। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं ना। 23rd देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पठारों की सही व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो थोड़ा समय लीजिए क्योंकि सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देख लीजिए ABCD, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास, आराम से बताइएगा ABCD में से सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है, सबसे पहले माटो ग्रासो होगा, फिर उसके बाद कटंग होगा, फिर डेक्कन होगा, ट्रैप, फिर लोसिक। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसमें, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको माटो ग्रासो दिखेगा। ये क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है ना। तो साउथ अमेरिका में माटो ग्रासो दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे कटंग दिख रहा है, ये अफ्रीका में, ठीक है। फिर अगर आप इधर आएंगे, इधर भारत में आपको डेक्कन क्रैब दिख जाएगा और इधर आपको लोसी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अरेंज कर लिया ना, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा और देख लीजिए, कोलोराडो इधर है, ठीक है। मैक्सिकन प्लेटो, कोलंबिया इधर हो गया, ठीक है। पेंटागोनिया परीक्षा में कई बार पूछा है, याद रखिएगा पेंटागोनिया इधर के रीजन में हो गया है। ये भी आपका साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में माटो ग्रासो भी है, ठीक है। फिर किम्बर्ले प्लेटू किसमें है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा क्लास, अब जब आप लोग पढ़िए ना तो मैप के थ्रू जब पढ़िएगा ना तो ये तो याद रखिएगा कि किम्बर्ले प्लेटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम साउथ अमेरिका में पेंटागोनिया देख रहे हैं तो आप देखेंगे साउथ अमेरिका में साउथ की तरफ, नीचे की तरफ पेंटागोनिया है, ठीक है। और माटो ग्रासो जो है ये इसके मिडिल पोर्शन में है। तो इस तरीके से भी पढ़िएगा क्योंकि पेपर में आप क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में किम्बर्ले प्लेटू है, लेकिन किम्बर्ले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ऐसे पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी चीज। 24th प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन, बताइए। नेचुरल रबड़ की बात की गई है। तमिलनाडु, केरल, मेघालय, छत्तीसगढ़। सही उत्तर क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक
कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिए, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, लार्जेस्ट जियोलॉजिकल पार्क भारत में कौन सा है सबसे बड़ा? तो बताइए। पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, नंदन कानन प्राणी उद्यान मतलब जियोलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, या फिर श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? लार्जेस्ट जियोलॉजिकल पार्क की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, जियोलॉजिकल, श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, डी सही उत्तर है। 26वां प्रश्न हम देखते हैं, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य। अब तो ये तो आप सभी लोग सही कर लेते होंगे, हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपनी जरूरतों को पूरी करो और जो आपके आने वाले भविष्य की जो जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका सही उत्तर, क्या हो जाएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। पेरिस जलवायु समझौते के नियमों का पालन करना, प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास का प्रबंधन करना। डी एकदम सही है। अगला देखते हैं 27वां। निम्नलिखित में से किस संस्था को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर कहा जाता है? तो बताइए, कौन डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहलाता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ABCD में से अब याद करिए, हमने आर्टिकल 32 डिस्कस किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर ने इसको कहा है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपील के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 28। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या की बात यहाँ पर किया गया है, तो बताइए। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या थी वो 550 + 2 एंग्लो इंडियंस के लिए जो था ना, उस प्रोविजन को हटा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं क्या दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते, जिनमें से ये याद रखिएगा 550, जिनमें से जो 20 होते हैं वो आपके 20 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्लास आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो 2 थे पहले आपके, वो एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट किए जाते थे, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 29। बुद्ध ने जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान की प्राप्ति जहां बुद्ध को हुई है, जिस नदी के किनारे, वो कौन सी नदी है? पारुषणी, सुवास्तु, निरंजना, विपाशा। तो ये तो आसान प्रश्न है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था मैम स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, पीछे वाले थोड़े इजी होते हैं। तो आज के टेस्ट में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। ठीक है, आगे के प्रश्न थोड़ा सा थे, ये सब तो आसान प्रश्न है कि जो बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को क्या निरंजना नदी के किनारे उरुवेला गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 30 प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज भी कर सकते हैं। 30वें प्रश्न। वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि था, उसने खगोल के अध्ययन को बढ़ावा दिया था, दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया था, उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया था, उससे बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध एवं महानतम व्यक्ति माना जाता है। तो ये किसके लिए बोला गया है बताइए? महमूद शाह प्रथम के लिए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के लिए,
तजाउद्दीन फिरोज शाह के लिए या फिर अहमद शाह वली के लिए? तो बताइए। वह उत्तम सुलेखक एवं कवि था। खगोलकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया था। उसने खगोलकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया था तथा दौलताबाद के पास एक वेधशाला का भी निर्माण कराया था। उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया था। उससे बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध एवं महानतम व्यक्ति माना जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका है तजाउद्दीन फिरोज शाह से रिलेटेड। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तजाउद्दीन फिरोज शाह, इसे बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध एवं महानतम व्यक्ति माना जाता है। उसने केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को हराकर बहमनी साम्राज्य का विस्तार बरार की ओर किया था। ठीक है। फिर इस दौरान उसे बड़ी मात्रा में धन, सोना, चांदी प्राप्त हुआ था तथा नरसिंह राय की एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि था तथा प्रायः आशु छंदों की रचना किया करता था। परिस्था के अनुसार वह न केवल तेलुगु, कन्नड़ एवं मराठी भाषा का ज्ञाता था वरन फारसी, अरबी और तुर्की भाषा में भी प्रवीण था। चलिए आगे देखते हैं 31। भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में दखल देने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? बताइए कौन था? तो भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में the first European to interfere in the internal politics of Indian rulers। तो अल्मेडा था, दुक्ले था, जॉब चरनाक था या फिर वॉरेन हेस्टिंग था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी, दुक्ले। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखें भारत में, तो वह भारत में फ्रांसीसी अधिकृत क्षेत्र का 1754 से लेकर 1754 तक गवर्नर जनरल था। ये अगला देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ नहीं है? तो बताइए कौन सा आपका अर्धचालक पदार्थ नहीं है? कैडमियम, थोरियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैडमियम, गैलियम, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। डी हो जाएगा ना। जो थोरियम है ये आपका क्या है? ये आपका एक रेडियोधर्मी धातु है, ना कि सेमीकंडक्टर है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो बताइए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? लाइकेन है, अमीबा है, कवक है या फिर नील हरित शैवाल है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है नील हरित शैवाल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है। अब ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने खाना बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जैव विविधता को तेजी से परिवर्तित करके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 34 प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें, स्थल बताइए। लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरब या फिर कजाकिस्तान? लैंडलॉक्ड कंट्री की बात की है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी है, कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान जो है वो सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, या रूस, चीन, ठीक है, किर्गिज गणराज्य, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबसे घिरा हुआ और एक तरफ क्या इधर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 35वां प्रश्न। 16 वन पाए जाते हैं कहाँ पर? 16 वन आपको बताना है कहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपके लो एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं या फिर नन ऑफ द अबव?
तो ये आपके हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं बी। अगर हम भारत में देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की नीलगिरी और पाली की पहाड़ियों में फैला हुआ है 16 वन। ठीक है, ये आपके शीतोष्ण वन है और इसकी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं ये। क्लियर हो गया क्लास? चलिए, तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हमने कई सब्जेक्ट्स को कवर किया। आशा करती हूँ क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो। रिवीजन पे भी हमने फोकस किया, क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किए, साथ ही साथ हमने कुछ जो पहले के टॉपिक्स थे उनको रिवाइज भी किया। ऐसे हम आने वाले टेस्ट में भी करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट में जाते जाते फिर आपसे एक ही बात रिपीट करूंगी, सबसे ज्यादा मैटर कौन करता है वो आप खुद हैं। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, परिश्रम आपको करना, एग्जाम में अपीयर आपको होना है। तो इसीलिए अपने प्रति वफादार रहिए, क्लास कर्म करिए, फल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आपको पढ़ना है, अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। किन्हीं भी कारणों से आपकी पढ़ाई में लॉस नहीं होना चाहिए। रोज पढ़िए, रोज रिवाइज करिए, रोज मॉक टेस्ट लगाइए। आप खुद अपने में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप में से कई स्टूडेंट को तो ये भी लगने लगा होगा कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन अब सही होने लगे। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर पढ़ाई की है, आप रेगुलर चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर लगाइए क्लास। ठीक है, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टेस्ट में ही अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पास्ट ईयर्स की जो पेपर लगा रहे हो उसमें कोई टॉपिक आपको मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। मेरे ही पुराने मॉक टेस्ट को आप देख रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो जो सबसे रिसेंट का मॉक टेस्ट है आप मुझे उसमें कमेंट करके बता दिया करिए मैम इस टेस्ट नंबर में इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। कोई भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग हमें बताइए, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है उसको प्रोवाइड भी करेंगे। तो आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ एक और एग्जाम के साथ बने रहिए।